हमारे पास टू लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। इनको हम सॉल्व करेंगे थ्रू क्रैमर रूल। और नेक्स्ट हमारे पास नेशनल इनकम मॉडल है, इसको भी हम क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कि कोई भी इक्वेशन हो उसको सॉल्व करने का मतलब यही है कि आपके पास जो उसमें अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। सो जो फर्स्ट इक्वेशंस आपको गिवन हैं इसमें जो आपके पास अननोन वेरिएबल्स हैं ये हैं आपके पास x और y। सो ये हमारे पास इरेगुलर अरेंजमेंट है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि आप x और y जो टर्म्स हैं उनको इक्वालिटी के वन साइड पे स्विच कर दो, शिफ्ट कर दो, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको इक्वालिटी की सेकंड साइड पे शिफ्ट कर दो। तो यहाँ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है इसकी। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सो मैट्रिक्स फॉर्म में ये आपके पास हो जाएगा 6x माइनस 2y is equal to 14 and 3x minus y minus y is equal to 7। सो अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में स्विच करूँ तो यहाँ पे मुझे 2 ब्रैकेट अरेंज करनी पड़ेगी अराउंड द नंबर्स। सो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास, ये अगर इसमें आप चेक करो तो ये जितनी भी टर्म्स हैं बेसिकली ये सारी टर्म्स मल्टीपल हैं कांस्टेंट का और वेरिएबल का। सो इट मीन कि ये मल्टीप्लिकेशन है टू डिफरेंट मैट्रिक्स की। सो मैट्रिक्स को हम उसी वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक के नंबर ऑफ़ रोज इक्वल हो। तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे कोएफिशिएंट्स को और वेरिएबल्स को। तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 -2 3 -1। सो इस मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो हैं 2। सो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज 2 होनी चाहिए। तो ये मेरे पास x एंड y आ जाएगा इज़ इक्वल टू 14 7। सो यहाँ पे आप इसको सपोज कर लो, लेट्स से ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, ये आपके पास मैट्रिक्स एक्स है और ये आपके पास मैट्रिक्स बी है। सो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो। अगर मैं मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूँ तो डिटर्मिनेंट के लिए मुझे आप 2 डिफरेंट नोटेशंस यूज़ कर सकते हो। नंबर 1, आप डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप 2 वर्टिकल बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये 2 डिफरेंट मेथड्स हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में स्विच करेंगे। सो हम 6 -2 3 और -1, और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का या सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो है डिटर्मिनेंट इज़ द डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैल्यूज़। सो हमारे पास जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा हम इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका डिफरेंस ले लेंगे। सो 6 को -1 से आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आएगा -6। और नेक्स्ट डिफरेंस, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज़ द डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैल्यूज़। सो ये आपके पास आएगा माइनस -2 टर्म 3, ये आपके पास -6 आ जाएगा। सो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो ये आपके पास हो जाएगा -6 + 6 विच इज़ इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए सो इट मीन के फर्दर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे क्रैमर रूल एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे एंड हो गया। सो सिंपली आप इसका रीज़न दे सकते हो, क्रैमर रूल डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे तो ये रूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो फिर फर्दर हम यहाँ पे क्रैमर रूल को अप्लाई करते हैं। हम नाउ एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। तो हमारे पास ये एग्जांपल आ जाएगी। इसमें भी अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 -4 5 +1 मैट्रिक्स की फॉर्म में x y
इज इक्वल टू 1 and 17. सो डिटर्मिनेंट अगर मैं फाइंड करूं तो ये हो जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 3, -4, 5 एंड +1. और अगर हम इसको एक्सपेंड करें 3 टाइम 1 इज इक्वल टू 3 डिफरेंस माइनस 4 टाइम 5 20. So negative of the determinant and negative of this value, so negative become positive, so ये हो जाएगा 20 plus 20, so it's equal to 23. So it's not equal to 0. Determinant is not equal to 0, मतलब कि आप यहाँ पे क्रैमर रूल अप्लाई कर सकते हो. डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया. अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वैल्यू एंड सिमिलर डिटर्मिनेंट ऑफ वाई वैल्यू. सो क्रैमर रूल बेसिकली इसकी एप्लीकेशन ये है कि क्रैमर रूल को यूज़ करके आप एक सिंगल वैल्यू या वन वैल्यू क्विकली फाइंड कर सकते हो. लेट्स से कि यहाँ पे अगर आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स कॉलम और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए होगा. सो सिमिलर अगर आपने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ वाई कॉलम और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए होगा. सो डिटर्मिनेंट ए तो हमने फाइंड कर लिया. सो लेट्स से कि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करना है. सो जब आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करना है तो आपने, बिकॉज जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है ना, ये फर्स्ट कॉलम एक्स से बिलोंग कर रहा है और सेकंड कॉलम आपका वाई से बिलोंग कर रहा है. सो इसका सिंपली प्रोसेस ये है कि जब आपने फर्स्ट कॉलम यानी कि एक्स कॉलम का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो एक्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं इस कॉलम में जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उनको आप कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर दो. मतलब 1, सो 3 5 को रिप्लेस कर दो आप 117 के साथ. सो वाई कॉलम रिमेन सेम. सो ये इसी तरह रहेगा -4 1. सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप इनको मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास हो जाएगा 1 17 टाइम 4, ये आपके पास हो जाएगा 68. सो अगेन नेगेटिव, दिस नेगेटिव एंड नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम पॉजिटिव. सो ये आपके पास आ जाएगा 65. सो सिमिलर डिटर्मिनेंट ऑफ वाई कॉलम अगर आपने फाइंड करना है तो इसमें जो एक्स कॉलम के नंबर्स हैं वो तो सेम रहेंगे, लेकिन जो वाई कॉलम है इसको आप कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर दोगे. 1 and 17. इसको एक्सपेंड कर लो. 5 minus 17 टाइम 3 which is equal to 51. which is equal to -46. अब जब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है सो x की वैल्यू सिंपल ये होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a. अब सारी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है, आप सिंपली उनको डिवाइड कर लो. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ax आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो 65 और डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास है विच इज़ 23. फर्दर अगर ये रिड्यूसिबल है फ्रैक्शन तो रिड्यूस कर लो इसको, अगर ये रिड्यूसिबल नहीं है तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा. सिमिलर अगर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और ये वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं. आपके पास हो जाएगा -46 डिवाइडेड बाय 23 और ये फ्रैक्शन रिड्यूसिबल है. 23 टाइम 2 आपके पास आ जाएगा -46. सो -2 आपके पास आंसर आ जाएगा. सो y की वैल्यू आपके पास -2 आ गई, जबकि अगर आप इसको रिड्यूस करते हो डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो ये आपके पास कोई स्मॉलर नंबर आ जाएगा. सो 65 डिवाइडेड बाय 23 विच इज़ इक्वल टू 2.8.
सो x इज़ 2.8 और y की वैल्यू है 2। सो सेम पैटर्न आपने अप्लाई करना है जब आप सॉल्व करोगे नेशनल इनकम मॉडल को। सो इसमें एक ही जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने एग्जॉजनस वेरिएबल और इंडोजिनस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे 2 इक्वेशंस गिवन है आपके पास, ये 3 इक्वेशन भी सम टाइम हो सकती हैं। आपको नेशनल इनकम गिवन है, आपको कंजप्शन गिवन है। तो सम टाइम आपको टैक्सेस की इक्वेशन भी गिवन होती है जब आपने 3/3 को क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करना हो। सो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, क्रैमर रूल भी यूज़ कर सकते हो और पार्शियल डेरिवेटिव भी यूज़ कर सकते हो। हम 1 बाय 1 सारी को स्टडी करेंगे, बट राइट नाउ अभी जस्ट हम क्रैमर रूल को ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें वाई जो है ये नेशनल इनकम है, सी कंजप्शन है, आई इन्वेस्टमेंट है और जी आपके पास गवर्नमेंट टैक्सेस हैं। जबकि सी जो है आपके पास ये कंजप्शन है, ए जो है आपके पास ये पैरामीटर है, कांस्टेंट है, और बी जो है आपके पास ये पैरामीटर है। ए कांस्टेंट और बी पैरामीटर। सो पैरामीटर और कोएफिशिएंट में डिफरेंस यही है बेसिकली। हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि आपके पास एक इक्वेशन है 7y, सो यहाँ पे आपके पास फिक्स्ड वैल्यू है, 7 फिक्स्ड वैल्यू है। सो इस केस में ये कोएफिशिएंट ऑफ y होगा। लेकिन सम टाइम हमारे पास जो मल्टीपल होते हैं वेरिएबल्स के वो अननोन होते हैं। लाइक b जो है इस केस में 7 मल्टीपल है y का, लेकिन 7 नोन वैल्यू है। लेकिन इस केस में आपके पास b मल्टीपल है y का, लेकिन b अननोन है। सो यहाँ पे राइट नाउ आपको आइडिया नहीं है कि b की आप डिफरेंट वैल्यूज़ कंसिडर कर सकते हो। सो इस केस में जब b क्या है, कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। जब एक न्यूमेरिकल वैल्यूज अननोन हो दैट इज नोन एज पैरामीटर। सो यहाँ पे इस केस में हमारे पास y और c इंडोजिनस वेरिएबल्स हैं, a कांस्टेंट है, b पैरामीटर है, जबकि i और g एग्जोजिनस वेरिएबल हैं। सो हम अगर आप चेक करते हो क्रैमर रूल को, जो जस्ट हमने इसको यूज़ करके ये इक्वेशन सॉल्व की, तो हमने किया क्या था बेसिकली, हमने पैरामीटर्स और एग्जोजिनस वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स को अलग अलग कर दिया था। सॉरी इंडोजिनस वेरिएबल। सो इस केस में भी हम यही करेंगे, चूँकि इस केस में ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी आपके पास, यहाँ पे आपके पास एग्जोजिनस वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की एक्स और वाई और दोनों इंडोजिनस वेरिएबल्स हैं। लेकिन ये जो इक्वेशन है इसमें आपके पास इंडोजिनस वेरिएबल भी हैं और एग्जोजिनस वेरिएबल भी हैं। सो हमने करना क्या है, इंडोजिनस वेरिएबल को और एग्जोजिनस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है और उनको सेपरेट कर लेना है। सो पहले तो हम इंडोजिनस वेरिएबल्स को आइसोलेट कर लेते हैं। सो जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है ये मेरे पास हो जाएगी, सो दिस इज़ इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन 2। अगर तो एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करना हो, सिंपल आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप ये c की जगह जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे आप c चेक कर रहे हो, इस c की जगह आप ये c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर y की टर्म्स को कंबाइन करके आइसोलेट कर लोगे। लेकिन हम यहाँ पे चूँकि क्रैमर रूल को फॉलो कर रहे हैं इसलिए हमें वही पैटर्न जो कि हम लीनियर इक्वेशन में यूज़ किया है उसी को हमें यूज़ करना पड़ेगा। सो हम इंडोजिनस वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। c इज़ इंडोजिनस वेरिएबल, y इज़ इंडोजिनस वेरिएबल। सो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो कुछ यूँ होगी, अगर मैं c को सब्ट्रैक्ट कर लूँ फ्रॉम बोथ साइड, सो y माइनस c इज़ इक्वल टू i प्लस g। सिमिलर नेक्स्ट इक्वेशन जो आप चेक करते हो इसमें भी आपके पास है c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। सो ये वाली जो टर्म है यहाँ पे आप चेक कर रहे हो y इज इंडोजिनस वेरिएबल। अगर हम नेगेटिव बी वाई ऐड कर लें या आप यूँ कह लो कि बी वाई आप सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों साइड से, तो ये आपके पास हो जाएगी c माइनस बी वाई इज इक्वल टू a, या बी वाई को आप पहले लिख लो तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू a। सो ये वेरियस टेक्निक्स हमने
स्टडी की हुई हैं अपने स्टडी पीरियड में। लाइक हम इसको यूँ भी कहते हैं कि जब इक्वालिटी की वन साइड से आप एक नंबर या वेरिएबल को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हो तो वो अपना साइन चेंज कर लेता है। सो आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू भी इसको याद रख सकते हो। सो आप यूँ समझ लो कि इस बी वाई को हमने इक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो इसका साइन चेंज हो गया। ये राइट साइड पे पॉजिटिव था, जब हमने इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव हो गया। सो ये हमारे जो राइट साइड पे हैं ये हैं हमारे पास इंडोजिनस वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स, और जो राइट साइड पे हमारे पास हैं ये हैं हमारे पास एग्जोजिनस वेरिएबल आर कांस्टेंट। सो इसको अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो मैट्रिक्स की फॉर्म में मेरे पास जो पैरामीटर्स हैं या कोएफिशिएंट्स हैं वो हैं लाइक वाई का कोएफिशिएंट है इस केस में 1। पहले इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, y माइनस सी माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू आई प्लस जी ए। सो वंस अगेन सेम थिंग, अगर आप लेफ़्ट साइड पे चेक करते हो तो यहाँ पे ये कोएफिशिएंट्स या नंबर्स का प्रोडक्ट है, ये वाला मैट्रिक्स और वेरिएबल्स का, एंडोजिनस वेरिएबल्स का जो कि y और c हैं। अगर हम उनको सेपरेट कर लें सो y का कोएफिशिएंट है +1, c का कोएफिशिएंट है -1। सो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है -b और यहाँ पे c का कोएफिशिएंट है +1। और हमारे पास जो एक्सोजेनस वेरिएबल हैं, इंडोजिनस वेरिएबल हैं, वो हैं y एंड c। एक्सोजेनस वेरिएबल और कांस्टेंट जो हैं वो हमारे पास राइट साइड पे आ गए। सिमिलर अगर मैं यहाँ से लेट्स से कि कोई भी मैट्रिक्स इसको आप अस्यूम कर लो, या आपके पास मैट्रिक्स ए है। सो मैट्रिक्स ए को अगर मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 -1 -b +1। सो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 1 टाइम 1 1, माइनस माइनस बिकम माइनस माइनस बिकम प्लस। सो माइनस ये हो जाएगा b। सो दिस माइनस बिलोंग टू द डिटर्मिनेंट एक्सपेंडिशन। सो ये जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये वो वाला माइनस का, यानी कि माइनस ऑफ फार्मूला। सो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 1 माइनस बी विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इट मीन दिस मॉडल इज़ एप्लीकेबल फॉर क्रैमर रूल। अब हम यहाँ पे क्रैमर रूल को अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए चूँकि हमने y और c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सो यूँ कह लो कि ये आपके पास y कॉलम है। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज कर लूँ तो आपको कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ योर y कॉलम एंड दिस इज़ योर c कॉलम। सो जब आपने y कॉलम का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इसके जो नंबर के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उसको आप कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर दो। लेट्स से दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ y। सो i प्लस जी ए, और जो आपके पास सेकंड कॉलम के वेरिएबल्स, सेकंड कॉलम के जो नंबर्स हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो सेम रहेंगी, -1 +1। और जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आपके पास अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 1 को i प्लस जी से मल्टीप्लाई करो तो i प्लस जी माइनस ऑफ द फार्मूला एंड a टाइम -1, ये आपके पास माइनस ए हो जाएगा। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपके पास आ जाएगा i प्लस जी प्लस ए। सिमिलर अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी मतलब कि सेकंड जो कॉलम है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हो तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी
अब फर्स्ट कॉलम की न्यूमेरिकल वैल्यूज सेम रहेंगी 1 माइनस बी, और जो सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ हैं इनको हम कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू आई प्लस जी ए। अब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे अगैन इट्स इक्वल टू डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 टाइम ए इज़ इक्वल टू ए माइनस ऑफ द फार्मूला, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस बी आई माइनस बी जी। यूँ भी लिख सकते हो आप इसको, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हो। So this minus and the minus of the formula is supposed to be plus I plus G। So दोनों फॉर्मेट्स आपके पास करेक्ट हैं, जो भी फॉर्मेट आपको इजी लगे आप उसमें लिख लो इसको। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे y की। सो y की जो वैल्यू होगी ये होगी डिटर्मिनेंट ऑफ a, बिकॉज y आपके पास फर्स्ट वेरिएबल है इंडोजिनस जिसको आप फाइंड कर रहे हो, डिटर्मिनेंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास, सॉरी इसमें जो आपके पास है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास ऑलरेडी अब इसको फाइंड कर चुके हो, आई प्लस जी प्लस ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी, दैट्स इट। सो फर्स्ट इंडोजिनस वेरिएबल आप फाइंड कर चुके हो जो कि इसके इक्वल है। सिमिलर अगर आपने सेकंड इंडोजिनस वेरिएबल सी को फाइंड करना है तो उसके लिए भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ सी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हो, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। सो आपने सेकेंड अननोन इंडोजिनस वेरिएबल सी को भी कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे समटाइम इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे आपसे रिस्ट्रिक्शंस भी पूछी जाती हैं। तो रिस्ट्रिक्शन सिंपली आप, रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि आपका फंक्शन किस पॉइंट पे जाके अनडिफाइन हो जाए। सो जब भी फ्रैक्शन हो, फॉर एग्जांपल अनडिफाइन होने का मतलब यह है कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन हो, सो इस केस में अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। सिमिलर अगर आपके पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाएगा। सो ये डिफरेंट स्टेटमेंट के लिए डिफरेंट कंडीशंस होती है। राइट नाउ आपके पास फ्रैक्शन है, सो जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो ये होगी, फ्रैक्शन के केस में आपने डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल रख लेना है और उसमें से आपके पास जो भी वेरिएबल होगा उसको आप फाइंड कर लोगे। सो b इज़ इक्वल टू 1। सो ये रिस्ट्रिक्शन आ गया आपके पास। इस फंक्शन में जो इंडोजिनस वेरिएबल आपके पास y और c हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन यही है बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ वेरिएबल इज सेम। सो रिस्ट्रिक्शन इफ़ b इज़ इक्वल टू 1 तो आपका ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। सो b की वैल्यू 1 आप एस्यूम नहीं कर सकते। सो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।